स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube क्लास में। हम आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो है ये चैप्टर, इस चैप्टर को हम लोग NCERT और SCERT से रिलेटेड पढ़ाएंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर NCERT और SCERT से रिलेटेड होगा। इसमें टॉपिक उसी बेसिक्स में पढ़ाया जाएगा। जैसे पहला टॉपिक हमारा है क्या? प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि अंधेरे में हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। जब तक प्रकाश नहीं होगा अब तक हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, यानी कि किसी वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश से ही हम किसी वस्तुओं को देख पाएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है क्या? हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में क्या? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है हवा में इसका वेग। और दूसरा टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी वस्तु से, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि सूर्य का रोशनी जो है वो हमारा धरती में पड़ता है। उस पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्टिव होके हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिसकी सहायता से हमें हर चीज़ उजाला लगने लगता है, हम लोग हर चीज़ को देख पाते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक में आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि कोई समतल पृष्ठ पर कोई किरण, चाहे लाइट का हो चाहे सूरज का हो, वो पड़ेगा, उसके बाद वो जहाँ पड़ता है उसे ही आपतित किरण कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर सवाल में पूछे कि प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या है, तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। और हवा में प्रकाश का वेग क्या होता है ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आप लोग को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बता देना है। और प्रकाश का परावर्तन भी पूछेगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप लोग इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। और आपतित किरण का ये डेफिनेशन है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम आ गए हैं दूसरा टॉपिक में, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का डिफिनेशन है किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु का मतलब जिस बिंदु पर, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और हमारा छठा टॉपिक है अभिलंब। अभिलंब का डिफिनेशन है आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। और हमारा सातवां टॉपिक है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं अगर पूछेगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो चलो हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण का मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
फिगर के साथ बना दिए हैं या फिगर बना दिए हैं। इसके सहायता से आप लोगों को पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। इसके सहायता से आप लोग सरलता से पढ़ लीजिएगा। अभी हम देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रकृति बनती है, कैसे प्रतिबिंब बनती है, उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा बनता है, छोटा बड़ा आगे पीछे उल्टा सीधा कैसे बनता है, वही अभी हम देखेंगे। तो कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यानी कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। जैसे हम लोग जिसमें चेहरा देखते हैं, चेहरा देखने वाला दर्पण, उसको समतल दर्पण बोला जाता है। उसमें अगर कोई वस्तु को जितना आगे रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। जैसे एक कुल्फी को रखेंगे तो वो कुल्फी का प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु वही कुल्फी के आकार का ही बनेगा, कोई बड़ा या छोटा आकार का नहीं बनेगा। और तीसरा आगे है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो होगा पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। हम अगर समतल दर्पण के आगे अपना दाहिना हाथ को उठाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा बायां हाथ दर्पण में आ रहा है। एग्जाम में पूछ सकता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति लिखे। एग्जाम में क्या पूछ सकता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति लिखे। तो आप लोगों को ये 3 पॉइंट लिख देना है। ये 3 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। जैसे परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये जो तीनों होता है एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। चले हम आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। दोनों नियमों को आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, और बाद में कॉपी में उतार लेना, इसे नोट बना लेना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण शून्य होता है। क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण क्यों शून्य होता है, यानी कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मतलब टकराने के बाद वापस जो लौटता है, बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण शून्य होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण शून्य क्यों होता है, क्वेश्चन में पूछे आपतन कोण और परावर्तन कोण शून्य क्यों होता है, तो बताना कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद लौट जाती है, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण शून्य होता है। अब क्या पढ़ेंगे, पार्श्व परिवर्तन। जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि वह हर तरह से हमारे ही समान है, परंतु ध्यान से देखने पर एक अंतर का पता चलता है। यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है। समतल दर्पण में अगर हम अपने आप को देखेंगे तो वो हर तरह से मेरे ही समान है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद हमें पता चलता है कि
इसमें कोई अंतर है। जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब का लगता है क्या, प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है। तो ठीक है, ये क्या है, ये पार्श्व परिवर्तन का डिफिनेशन है। पार्श्व परिवर्तन का अगर डिफिनेशन पूछेगा, क्या पूछेगा, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन क्या है, पार्श्व परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को ये डिफिनेशन लिख देना है। क्या है डिफिनेशन, जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि प्रतिबिंब हर तरह से हमारे ही समान है, लेकिन ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि जब हम अपने दाहिना हाथ को उठाते हैं तो क्या लगता है, दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग उठ रहा है, बायां हाथ उठ रहा है। तो अब हम आ गए हैं दूसरे शब्दों में। अब इसको हम दूसरे शब्दों में समझेंगे। क्या, वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में, वस्तु का जो दाहिना भाग है वो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, तो पार्श्व परिवर्तन क्या है, वस्तु का दाहिना भाग, वस्तु का जो दाहिना भाग है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। क्या, वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। चलो चलते हैं हम आगे की ओर। तो हम लोग दर्पण में आ गए हैं। देखिए दर्पण, अगर दर्पण में पूछेगा दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। उस सतह को दर्पण कहते हैं जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। यानी उस क्षेत्र को, यानी कि उस सतह को दर्पण करते हैं जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या परावर्तित करता है, प्रकाश को वापस करता है। जैसे इसमें बॉल का रोशनी पड़ रहा है, ये उसको वापस भी कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है दर्पण। दर्पण मतलब जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अगर पूछेगा गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण को दर्शाइए, तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग बात करेंगे। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का फिगर बना दी है। एम और एम एक्सिस जो है वो दर्पण एपर्चर है। क्या है, एम और एम एक्सिस क्या है, दर्पण एपर्चर। और पी क्या है, जो यहाँ पी है, पी जो ये है, पी क्या है, पी एक ध्रुव है। और पी से एफ तक की दूरी क्या है, उसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। पी से एफ की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और पी से सी तक की दूरी को, पी से सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता तिरछा। पी से सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता तिरछा। और एफ, जो यहाँ एफ है, दोनों दर्पण में जो एफ है इसे क्या बोलते हैं, फोकस। दोनों दर्पण में जो एफ है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। और जो यहाँ सी दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये सी क्या है, ये एक वक्रता केंद्र है। सी क्या है, सी एक वक्रता केंद्र है। एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है ये प्रधान अक्ष है। क्या है, ये प्रधान अक्ष है। इसे प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं, या फिर इसे मुख्य अक्ष भी कहते हैं, क्या, मुख्य अक्ष, इसे मुख्य अक्ष भी कहते हैं। चले हम आगे की ओर चलते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा मेरे साथ, नोट होना चाहिए आप लोगों का। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। और याद करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पूरा समझा दे रहे हैं। आप लोगों का याद करने का कोई जरूरत नहीं होगा, सिर्फ हमको सुनिए, याद हो जाएगा आप लोगों को। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक, चलिए आ गए हैं तीसरा पॉइंट में। क्या है तीसरा पॉइंट, ध्रुव।
अगर पूछेगा ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव क्या है, ध्रुव को परिभाषित कीजिए, तो क्या इसी को लिख देना, क्या बोलते हैं जो अभी पढ़ाएंगे उसी को लिखना। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जो है उसका मध्य बिंदु जो है उसके केंद्र को ही ध्रुव कहता है। चौथा पॉइंट क्या बोला है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके गोले केंद्र का दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। क्या वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं अगर पूछेगा तो उसका डिफिनेशन क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और छठा पे हम लोग का क्या है? प्रधान या मुख्य अक्ष। प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। चलो हम लोग आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण की विशेषता क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किस किस चीज के लिए करते हैं? तो उसी के बारे में हम पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि अवतल दर्पण क्या है। तो उसका परिभाषा है जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या? जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है उसे अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। और दूसरा क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में परावर्तकों के रूप में किया जाता है। क्या? अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में किया जाता है और टॉर्च में भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। क्या? अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा गले, दांत, नाक और गले का जांच करने के लिए किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, किस किस चीज में किया जाता है, इसके बारे में कंफर्म हो गए। अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उत्तल दर्पण किन किन चीजों में उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं उसका परिभाषा। उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या है? जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होगा उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण का आप क्या पढ़ेंगे? उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस आदि में उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्या? उत्तल दर्पण का उपयोग बस, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो साइड में लगा हुआ रहता है उससे हम पीछे देख सकते हैं। पीछे हमको ताकि मुड़ के देखना ना पड़े इसलिए उसका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है साइड मिरर के रूप में। दूसरा पॉइंट क्या है? उत्तल दर्पण
किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यद्यपि वह छोटा होता है। क्या उत्तल दर्पण जो है वो वस्तुओं का, किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन वो छोटा बनाएगा। जैसे हम लोग गाड़ियों में उसका उपयोग करते हैं, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उसका लगा हुआ रहता है, तो उसमें जो है वस्तु छोटा दिखाई पड़ता है हमें। बड़ा सड़क भी छोटा लगने लगता है, बड़ा ट्रक भी छोटा लगने लगता है, यानी उसमें वस्तुओं का आकार छोटा होता है मगर वो सीधा होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। उत्तल दर्पण का क्या दृष्टि क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अगर अंतर भी पूछेगा तो यही होगा, और क्वेश्चन भी पूछेगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो भी यही होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे पढ़ सके। चले हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, हम आ गए हैं दर्पण सूत्र में। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र है I/V प्लस I/U इज इक्वल टू I/F। दर्पण सूत्र क्या है? I/V प्लस I/U इज इक्वल टू I/F। I/F बराबर है 2/R के बराबर। अब आगे है दूसरा में क्या है? आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन क्या है इसके बारे में इसका परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को, उसके अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का जो फॉर्मूला है यानी कि M इज इक्वल टू, आवर्धन का फॉर्मूला जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, जिसे हम लोग H2 बटे H1 से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग H2 बटे H1 से सूचित करते हैं। M इज इक्वल टू H2 बटे H1 या M इज इक्वल टू V बटे U। M इज इक्वल टू V बटे U। V को प्रतिबिंब की ऊंचाई और U को वस्तु की ऊंचाई से सूचित करते हैं। क्या U को वस्तु की ऊंचाई से U जो है वो वस्तु की ऊंचाई सूचित करता है और V जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई सूचित करता है। और M जो है ये आवर्धन है। M जो है आवर्धन। तो M इज इक्वल टू क्या? M इज इक्वल टू V बटे U। ये आवर्धन का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ये आवर्धन का फॉर्मूला है। तो हम आ गए हैं समतल दर्पण के लिए आवर्धन। समतल दर्पण के लिए क्या आवर्धन है इसमें आ गए हैं। तो आवर्धन M इज इक्वल टू 1। क्या समतल दर्पण में आवर्धन 1 होता है? आवर्धन बराबर 1 होता है, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है। क्यों आवर्धन 1 होता है? क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर रहता है। दूसरा क्या है? यदि दो समतल दर्पणों के बीच झुकाव थीटा हो तो उनसे बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1 होगा। 360 बटे थीटा माइनस 1। क्या? यदि दो समतल दर्पणों के बीच झुकाव थीटा हो तो उनसे बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? 360 बाई थीटा माइनस 1। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो।